नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो आपको खुश कर देंगी, खुशखबरी वाली जानकारियां हैं। जी हां, और कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो आपके मन में सवाल पैदा कर देंगी। जी हां, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, चारों जानकारियों को विस्तृत रूप से हासिल करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, स्पर्श को काम में तेजी लाने के लिए लाया गया या देरी करवाने के लिए लाया गया? जी हाँ, कभी कभी स्पर्श का काम ऐसा सामने आता है कि कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि स्पर्श डिजिटल सिस्टम है या पहले का जो मैनुअल सिस्टम था उससे भी स्लो सिस्टम है। जी हां, चलिए मैं आपको लेटर दिखा के समझाता हूं। अब दोस्तों, ये जो लेटर है ये एमएससीपी से जुड़ा हुआ लेटर है 27 जुलाई 2024 का, जिस लेटर को रिकॉर्ड ऑफिस ने भेजा है पीसीडीए को कि स्पर्श का काम करने का आप तरीका देखिए। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम एमएससीपीएस को इससे जुड़ा हुआ लेटर है। इस लेटर में जो बातें लिखी गई है उसको पहले समझ लीजिए। It is intimated that MSCP claim in respect of number फलाना फलाना हवलदार महाराज सिंह has been processed to PAOR AMC through स्पर्श पोर्टल on 8 नवंबर 2023, यानी कि 8 नवंबर 2023, आज से लगभग 8 महीने पहले इस केस को प्रोसेस कर दिया गया था PAOR को, और वो भी स्पर्श के थ्रू से, डिजिटल सिस्टम के थ्रू से। जहां से जैसे प्रोसेस किया वैसे तुरंत पहुंच जाता है PAOR। आगे सुनिए, and the same has been approved by PAOR AMC and forwarded to your office through Spurs portal for issue of corrigendum PPO pertaining to MSCP। यानी कि उसके बाद PAOR ने भी तुरंत ही उसको प्रोसेस कर दिया और आपके पास भेज दिया, किस लिए? corrigendum PPO निकालने के। उसके बाद सुनिए दोस्तों, however the corrigendum PPO has not yet been generated by your office. The veteran is approaching to this office continuously for issue of corrigendum PPO। यानी कि उसके बावजूद भी देखिए कब का केस है, 8 नवंबर 2023 को रिकॉर्ड ऑफिस ने स्पर्श के थ्रू से, रिकॉर्ड ऑफिस का जो स्पर्श के थ्रू से काम करने का जो उनका आईडी होता है उसके थ्रू से उन्होंने केस को प्रोसेस कर दिया। PAOR पहुंच गया, PAOR से भी तुरंत प्रोसेस होकर के पीसीडीए पहुंच गया, यानी कि पीसीडीए स्पर्श के पास पहुंच गया। और अभी 8 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक भी कोरिजेंडम पीपीओ एमएससीपी को लागू करके नहीं निकाला गया है। 27 जुलाई 2024 का ये स्टेटस है। तो कहीं ना कहीं स्पर्श को जिस वजह से लागू किया गया कि काम जल्दी होगा, जल्दी किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो अभी देखा आप सबने दोस्तों कि स्पर्श में नवंबर 2023 में ही एमएससीपी का केस प्रोसेस किया गया, और स्पर्श डिजिटल सिस्टम है। अगर आप यहां आज काम करें तो आज ही आपका काम पीसीडीए पहुंच जाएगा। तो ऐसा एक डिजिटल सिस्टम में इतना ज्यादा समय लगना, 8 महीना 9 महीना लगना, बावजूद इसके कोरिजेंडम पीपीओ का जारी ना होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहा है। और ऐसे सवाल हम खड़े करेंगे अगर इस तरीके से स्पर्श काम करता रहेगा तो। जी हाँ, चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एएफटी से आई एक गुड न्यूज। अब लाखों पेंशनर्स और जवान जेसीओ ऑफिसर्स को न्याय मिलने का रास्ता हुआ साफ। जी हां दोस्तों, माननीय एएफटी से एक बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। दोस्तों, कई सारे जो हमारे वेटरन होते हैं या सर्विंग सोल्जर होते हैं वो केस करते हैं न्याय के लिए। न्याय भी मिल जाता है माननीय एएफटी से, लेकिन उसको सरकार लागू नहीं करती। ऐसे हजारों डिसेबिलिटी पेंशन के केस हैं, ऐसे कई सारे एमएससीपी के केस हैं, और भी मुद्दे हैं जिनको माननीय कोर्ट से आदेश मिलने के बावजूद भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। तो इसको लेकर के माननीय एएफटी के पास कॉन्टेम्प्ट का जो पावर है, यानी कि अवमानना का जो अधिकार है, वो है कि नहीं, इसके ऊपर लगभग 11 साल की सुनवाई चली। और उस सुनवाई के बाद अब माननीय एएफटी के एक लार्जर बेंच ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। जी हां, और फैसला यह दिया है कि एएफटी के पास कॉन्टेम्प्ट का अधिकार है। जी हां, माननीय एएफटी सरकार के ऊपर, मंत्रालयों के ऊपर, मंत्रालय के अधिकारियों के ऊपर अवमानना का केस चला सकती है। यह सिद्ध हो चुका है और ये 31 जुलाई 2024 का आदेश है माननीय कोर्ट का।
ये लार्जर बेंच माननीय एएफटी न्यू दिल्ली का लार्जर बेंच द्वारा यह आदेश दिया गया जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, केस जीतने के बावजूद भी सरकार ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, उन केसेस के ऊपर कंटेम्प्ट का केस करने का रास्ता साफ हो जाता है। यानी कि अब कंटेम्प्ट करने के लिए कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। एएफटी में ही उन्हीं वकील द्वारा कंटेम्प्ट का केस हो सकता है, जिससे आपको न्याय मिलने का रास्ता और आसान होगा। अब दोस्तों, ये जो केस इतने 10 साल से भी ऊपर से चला, उसमें कर्नल मुकुल देव जो कि एक एप्लीकेंट थे और कर्नल राजीव मांगलिक थे इस केस के वकील। तो दोनों को हम सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से बधाई के पात्र हैं दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, वाह, पेंशनर्स ने कर दिया कमाल, अब सरकार पर बढ़ेगा जबरदस्त दबाव। कम्यूट को 11.5 साल करने को लेकर लगातार अंतरिम आदेश। जी हां दोस्तों, अब पेंशनर्स जागरूक हो गए हैं। जी हां, अब कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को लेकर के पेंशनर्स जागरूक हो चुके हैं। पिछली बार मैंने आपको एक अधिकारी का केस समझाया था, माननीय कोर्ट ने, माननीय एएफटी ने ये अंतरिम आदेश दिया है कि उनका कम्यूटेशन में स्टे लग जाए। लेकिन अब की बार एक नायक जो कि एक जवान है, उन्होंने भी केस किया है और उनका भी केस का आदेश हूबहू वैसा ही आया है। यानी कि अब जो है जवान भी जाग गए हैं, अब पूर्व सैनिक जाग गए हैं, चाहे अफसर हो, जेसीओ हो, जवान हो, कम्यूटेशन को लेकर के लगातार माननीय एएफटी में केस फाइलिंग हो रहे हैं और माननीय एएफटी की तरफ से पेंशनर के फेवर में जजमेंट, अंतरिम जजमेंट आने शुरू हो गए हैं। चलिए ये जो कोर्ट केस है उसको दिखा के समझाता हूं। दोस्तों, माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का यह आदेश है, बहुत बड़ा आदेश है जो कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन से जुड़ा हुआ आदेश है दोस्तों। और ये नायक दिनेश प्रताप जी का है दोस्तों, जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ कम्यूटेशन की रिकवरी को बंद करने के लिए केस डाला था। अब पिछली बार जो मैंने आदेश दिखाया था वो आदेश था दोस्तों एक अधिकारी का, एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारी का था, जो कि एयरफोर्स के अधिकारी थे और सेना के साथ अगर कंपेयर करें तो मेजर जनरल रैंक के वो अधिकारी थे, तो उनका आदेश था। लेकिन अभी ये आदेश देखिए, ये एक जवान का आदेश है, 26 जुलाई 2024 का आदेश है और वो भी माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का आदेश है। और इसमें भी हूबहू उसी तरीके का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया है। यहाँ पर देखिए, और आदेश ये ट्रू कॉपी है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए ये ट्रू कॉपी आदेश है और इस आदेश में पूरी सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने उन्हीं बातों को पाया है कि हाँ अभी सुनवाई चलेगी, इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई चलेगी, 11.5 साल की जो कटिंग होनी है उसके ऊपर सुनवाई चलेगी। माननीय जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जो सिविल केसेस हैं उन केसेस का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है और माननीय कोर्ट ने फाइनली क्या बोला है आपको यहाँ दिखाता हूँ। नोटिस देयरफॉर इज इश्यूड टू द रेस्पोंडेंट एंड एक्सेप्टेड ऑन देयर बिहाफ, pleading in the matter be completed by either side within a time frame of 3 months and matter be listed before the principal register for completion of pleadings on 12 August 2024 and before the bench before 11 December 2024 till further directions, further recovery of the commuted value of pension if any contemplated by the respondent from the pension of the applicant is stayed। यानी कि स्टे कर दिया है, अगर आगे कोई भी कम्यूटेशन की कटिंग होनी थी तो उसको स्टे लगा दिया माननीय कोर्ट ने। ये देखिए, ये बिल्कुल ट्रू कॉपी है, ये जो आदेश का ट्रू कॉपी है जो मेरे पास आया है। तो आप सबने देखा दोस्तों, जबरदस्त तरीके से अभी जवान भी कम्यूटेशन के इशू को लेकर के माननीय कोर्ट में केस करने लग गए हैं। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों, बहुत सारे मुकदमे अब आने वाले दिनों में कम्यूटेशन को लेकर के होने वाले हैं। तो ऐसे ही जैसे हरियाणा सरकार ने किया है कि ज्यादा लिटिगेशन होने की वजह से ये लिटिगेशन की यानी कि जो मुकदमेबाजी की संख्या ज्यादा ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने अपने जो पेंशनर्स हैं उनका, जिनका भी 11 साल से ऊपर हो गया था, उनका कम्यूटेशन का स्टे ऑर्डर निकाल दिया था सबका। ये सामने जो ऑर्डर देख पा रहे हैं, ये हरियाणा सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, जिसमें हरियाणा सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय, जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, वहां से जो है वहां का आदेश का हवाला देते हुए, वहां चल रहे केस के हवाला देते हुए सभी पेंशनर्स जिनका भी कम्यूटेशन कट रहा है, जिनका 11 साल से ऊपर हो गया है, उनका कम्यूटेशन पर रोक लगाते हुए आदेश निकाला था। तो चूंकि अब माननीय एएफटी में भी बहुत सारे केस फाइल हो रहे हैं, बहुत सारे पेंशनर्स जागरूक होकर के माननीय एएफटी का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार के ऊपर भी यह दबाव बनेगा कि केंद्र सरकार जिनका भी कम्यूटेशन 11 साढ़े 11 साल से ऊपर हो गया, उनका कम्यूटेशन के ऊपर ऑटोमेटिकली रोक लगाएगी। ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। लेकिन सरकार से हमारी दरख्वास्त है, सरकार से हमारी मांग है कि सरकार 11.5 साल से ऊपर जिनका भी कम्यूटेशन हो चुका है
उनको रोक लगाए और माननीय कोर्ट का जो भी फाइनल डिसीजन आता है उसके हिसाब से आगे उसी तरीके से जो कम्यूटेशन को माफ करने का काम करे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या लटक सकता है OROP3? क्या अब 14 नवंबर 2024 तक नहीं डिक्लेयर होंगे OROP3 के टेबल, जैसे OROP2 में देरी हुई थी? जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया में ये बात चल रही है और कई सारे मेरे व्यूअर्स ने भी मुझसे ये सवाल किया है कि क्या सरकार OROP3 को लटका सकती है? क्योंकि आप सबको पता है अभी हाल फिलहाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जो कि OMJC के रिपोर्ट के साथ मिलता जुलता केस है, OROP का ही केस है और वो केस है रेगुलर कैप्टेंस का केस। जी हां, आप सबको इसके बारे में मैंने भी जानकारी दी थी। रेगुलर कैप्टेंस के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह एक तरीके का आदेश देते हुए सरकार को बोला है कि 14 नवंबर तक सरकार या तो पेंशन में बढ़ोतरी करे या तो हम जो है उसके ऊपर इंटरफेयर करेंगे और कोई ना कोई आदेश सुना देंगे। तो 14 नवंबर तक का सरकार को समय दिया गया है। तो क्या इस केस के चलते अब OROP3 के टेबल रिलीज ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि OROP2 में भी देरी इसीलिए हुई थी क्योंकि माननीय कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। दोस्तों ये सोशल मीडिया में बातें चल रही है, मुझसे भी सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा मानना है, मैं अपना मानने की बात कर रहा हूं, जहां तक मेरा मानना है ये जो केस है वो OROP के बहुत सारी विसंगतियों में से एक है। तो इस वजह से इस विषय को लेकर के OROP3 का टेबल रिलीज होने में कोई दिक्कत आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। जहां तक OROP2 का केस का सवाल है, वो OROP2 में जो केस हुआ था वो OROP का पूरा मूल ढांचे को लेकर हुआ था, कई सारे मुद्दे उसमें थे जिस वजह से OROP2 में डिले हुआ था। लेकिन अब की बार तो वैसे तो बहुत सारे केस हैं, प्रीमेच्योर का केस है, एक्स ग्रुप का केस है, अब ये परमानेंट जो कैप्टन है उनका केस है। तो कहीं ना कहीं ये जो केसेस हैं जो पीस मील में यानी कि एक एक करके जो केस है, ये केस मेरे ख्याल से OROP3 का टेबल जारी होने में कोई दिक्कत खड़ा नहीं करेंगी। और दोस्तों जैसे कि IESM के साथ भी जो मीटिंग हुई थी जहां पर डिप्टी CGDA ने यह बताया था कि हाँ अब बिल्कुल हाथ में है काम और जल्दी OROP3 के टेबल जारी हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आगे बहुत जल्दी हमारे OROP3 के टेबल हमारे सामने आने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।